हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक और नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन की। किसकी बात करने वाले हैं? सरफेस टेंशन की। तो चलेगा, ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस कंसेप्ट को। सरफेस टेंशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड। जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की। ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है क्या? सरफेस टेंशन। बाय वर्च्यू ऑफ विच ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया। जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है वो क्या करता है? वो अपने फ्री सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, सरफेस टेंशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड। सरफेस टेंशन जो है वो प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड होता है वो क्या करता है? अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। क्या करता है? मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ओके, अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि ये फ्री सरफेस एरिया होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान के चलिए एक ये बकेट है, ओके, और इसमें ये भरा हुआ हमारा फ्लूइड, ये हमारा हुआ फ्लूइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी बकेट है और ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, ये इसकी टॉप लेवल है। ठीक है, तो ये वाली जो लेवल है इसी को हम क्या कह देते हैं? फ्री सरफेस एरिया। ठीक है, क्या कह देते हैं? फ्री सरफेस एरिया, मतलब कि यही है इस लिक्विड का फ्री सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो क्या करती है? वो इस फ्री सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को हम क्या कह देते हैं? सरफेस टेंशन कह देते हैं। आई होप जो मैंने आपको बात बताई है वो समझ में आई होगी। इसी को कहते हैं फ्री सरफेस, और यही जो इसका पूरा एरिया होगा वो कहलाएगा फ्री सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग पर लेंथ। देखो, जो सरफेस टेंशन है उसे हम मेज़र कैसे करते हैं? तो उसे हम मेज़र ऐसे करते हैं, फोर्स एक्टिंग पर लेंथ। ठीक है, मतलब कि ये है कि जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पर, वही हमारा क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। देखो है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया ये फ्री सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसी सरफेस एरिया पर। ठीक है, एक टेंजेंशियली इस फ्री सरफेस साइड पर हम क्या करते हैं? एक टेंजेंशियली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन। तो इस लाइन पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब इस लाइन के जो यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा होगा वही क्या कहलाएगा? सरफेस टेंशन। वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है कि सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड का उसे हम कैसे नापते हैं? कि जो फोर्स है जो लग रहा है एक्टिंग पर लेंथ, मतलब जो पर लेंथ पर लग रहा है, मतलब यूनिट लेंथ पर जो लग रहा है, ऑन एन इमेजिनरी लाइन। किस पर? एक इमेजिनरी लाइन पर जो कि ड्रॉन करी गई है टेंजेंशियली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के फ्री सरफेस है, जैसे कि मैंने बताया ये आपका है फ्री सरफेस, और इस पर मैंने एक टेंजेंशियली का मतलब है उसे छुलती हुई, ठीक है, ऐसे करके एक उसके ऊपर एक लाइन डाली है। ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये लिक्विड में हम डाल नहीं पाएंगे लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन कर लेंगे। तो इस लाइन पर जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा, ठीक है, इसके पर यूनिट लेंथ पर, ये जो लाइन है इसकी जो पर यूनिट लेंथ है, मतलब जितनी यूनिट लेंथ हम लेंगे उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वही क्या कहलाएगा? आपका सरफेस टेंशन। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो, इसी चीज़ से हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी बन जाएगा। सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। अभी बात करते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट में यही बात करनी है। देखो अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। जो सरफेस टेंशन है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कहीं भी हम सरफेस टेंशन को लिखेंगे तो सिग्मा से लिखेंगे। ठीक है, कई की जगह कैपिटल एस भी लिखा होता है लेकिन हम सिग्मा से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके, चलो अब देखो क्या है? सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स पर लेंथ। जैसा कि मैंने अभी आपको ये ऊपर बताया था कि सरफेस टेंशन को मेज़र कैसे करते हैं, तो उसी डेफिनेशन को देखकर हमने फॉर्मूला भी बना दिया उसका कि सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, ठीक है, क्या कहलाता है? आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, और यूनिट लेंथ किसकी होगी? उस इमेजिनरी लाइन की जो कि टेंजेंशियली ड्रॉ करी गई है आपके फ्री सरफेस पर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो फोर्स बाय लेंथ है तो यहाँ से इसकी यूनिट भी बन जाएगी। क्या यूनिट बनेगी? फोर्स की होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर। सो इतनी बात आपको क्लियर हुई, क्या बन गई यूनिट? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगले पॉइंट में क्या है? इट्स डायमेंशनल फार्मूला इस एम कैपिटल एम टी माइनस टू। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होता है? कैपिटल एम टी माइनस टू। आप डायमेंशनल फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं।
न्यूटन क्या होता है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो लिखिए, ठीक है। फिर आपका मीटर, मीटर क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला है वो लिखिए। जब आप इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा सिग्मा का, यानी कि सरफेस टेंशन का, वो कितना होता है, कैपिटल M T-2। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ना आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, सरफेस टेंशन इज़ अ मॉलिकुलर फिनोमेना, सरफेस टेंशन इज़ अ मॉलिकुलर फिनोमेना विच इज़ ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स एंड द सरफेस। देखो अब इस पॉइंट में हमने ये बताने की कोशिश करी है कि सरफेस टेंशन का कारण क्या है, ठीक है, लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन होता क्यों है। तो सरफेस टेंशन जो है एक मॉलिकुलर फिनोमेना है, कहने का मतलब ये है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, ठीक है, जो हमारा लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से हमें सरफेस टेंशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, विच इज़ ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, जो कि किसके कारण से हमें देखने के लिए मिलता है, मॉलिक्यूल्स की वजह से तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की किस चीज़ की वजह से, तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स एंड द सरफेस। तो जो हमारे सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, और जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं सरफेस के से नीचे वाले, उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उनकी वजह से हमें क्या है, सरफेस टेंशन देखने के लिए मिलता है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा इस बात को, सरफेस टेंशन क्या है, एक मॉलिकुलर फिनोमेना है, ठीक है, मतलब कि वो हमें मॉलिक्यूल्स की वजह से देखने के लिए मिलता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ हरकत होती है उस वजह से हमें सरफेस टेंशन देखने के लिए मिलता है, पहली बात। दूसरी चीज़, अब मॉलिक्यूल्स के अंदर होता क्या है, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, तो जो कोहेसिव फोर्स होता है किसके बीच में, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, और जो सरफेस है उस पर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, उसकी वजह से हमें क्या है, सरफेस टेंशन देखने के लिए मिलता है। मैं दोबारा बता दूँ, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक बकेट है और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स, ये सारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लिक्विड के, और ये सरफेस से नीचे वाले, मतलब ये तो होगी फ्री सरफेस और ये होगी फ्री सरफेस से नीचे वाले पार्टिकल्स लिक्विड के, ठीक है। तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स मैं आपको प्रीवियसली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है, ठीक है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो ये इसी लिक्विड के फ्री सरफेस के पार्टिकल्स, ये इसी लिक्विड के फ्री सरफेस के पार्टिकल्स नहीं है, बट उसके जस्ट नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, कोहेसिव फोर्स होगा। इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से हमें क्या है, सरफेस टेंशन लिक्विड के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ आगे चलते हैं, whenever a liquid is in contact with other liquids और gases, जब भी हमारा जो लिक्विड है वो कांटेक्ट में आता है दूसरे लिक्विड्स के, गैसेस के और सॉलिड सरफेस के, किसी भी सॉलिड सरफेस के, एन इंटरफेस डेवलप, एक इंटरफेस बन जाता है, ठीक है, मतलब कि एक बाउंड्री टाइप की सी बन जाती है, एक इंटरफेस बन जाती है, एक एन इंटरफेस डेवलप दैट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, जो कि एक कैसे बिहेव करती है, जब हमें कैसे दिखाई पड़ती है, एक लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, मतलब एक इलास्टिक स्ट्रेच, मतलब खिंची हुई इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह वो जो इंटरफेस है वो हमें दिखाई पड़ता है, क्रिएटिंग सरफेस टेंशन। और वो क्या क्रिएट करता है, सरफेस टेंशन। मैं दोबारा रिपीट करूँगा इस पॉइंट को, जब भी जो हमारे पास लिक्विड है वो किसी कांटेक्ट में आता है किसी भी अदर लिक्विड के या किसी गैस के या किसी सॉलिड सरफेस के, तो एक इंटरफेस बन जाता है, डेवलप हो जाता है, जो कि हमें एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है, और वो क्रिएट करता है क्या, सरफेस टेंशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ इस पॉइंट को भी, जैसे कि ये एक बकेट था, बकेट के अंदर हमारा लिक्विड था। अब ये देखो इस लिक्विड की ये है फ्री सरफेस, अब इस फ्री सरफेस के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या गैस होगी, भाई एयर तो होगी ना, तो एयर होगी, यानी क्या, एयर। अब ये एयर के कांटेक्ट में, तो एयर के कांटेक्ट में तो यहाँ पर क्या है, एक इंटरफेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और ये जो इंटरफेस डेवलप होगा ये क्या है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, एक्ट करेगा ऐसा इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ टेंशन हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और यही हमें क्या क्रिएट कर देगा, सरफेस टेंशन। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब भी कोई लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड या किसी सॉलिड या फिर भी किसी अदर लिक्विड के कांटेक्ट में, अदर गैसेस के कांटेक्ट में जब भी आता है तो एक इंटरफेस डेवलप हो जाता है, और वो जो इंटरफेस है वो एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन, मतलब कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन, मतलब एक रबड़ की तरह आप समझ सकते हो, खिंची हुई रबड़ की तरह हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और वो क्रिएट करेगा क्या, सरफेस टेंशन। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह हमें क्या है, वो दिखाई पड़ेगा और सरफेस टेंशन को क्रिएट करेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हम क्या बात करने चाह रहे हैं नाउ, अब हम बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने आ रहे हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप सरफेस टेंशन पढ़ते हैं, या फिर मैं कहूँ आपने सरफेस टेंशन क्लास 11 क्लास 12 के अंदर जब भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को जरूर समझा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारा सरफेस टेंशन के अंदर। सो गाइस चलेगा, इस कंसेप्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं।
द एंगल, अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है इस बात को भी समझ लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट्स, देखो ये जो एंगल है वो टेंजेंट्स के बीच में बनता है, कहाँ बनता है, टेंजेंट्स के बीच में। ड्रॉन एट लिक्विड सरफेस, जो कि ड्रॉन करी गई है एक लिक्विड सरफेस पे एट सॉलिड सरफेस के इनसाइड द, ठीक है, एट लिक्विड सरफेस, एक तो ड्रॉन करी गई है लिक्विड सरफेस पे एट सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। देखो ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है, लेकिन जस्ट अभी इसे क्लैरिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर से एक बकेट है, ठीक है, और ये हमारे पास फिर से लिक्विड है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये है हमारे पास बकेट, ये है हमारे पास आपका लिक्विड। अब इसके अंदर मैंने क्या है ग्लास की ट्यूब डाली है कुछ ऐसे, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ग्लास की ट्यूब डाली है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट। अब देखो आप इतनी बात तो समझते हो कि किसी भी एंगल को बनाने के लिए हमें दो साइड्स का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एंगल कभी भी ऐसे ही तो बनता है, ऐसे, तो ये एंगल बन गया थीटा, फॉर एग्जांपल ये एंगल बन गया थीटा, यानी कि दो साइड्स का होना ज़रूरी है किसी भी एंगल को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो दो साइड्स क्या हैं, दोनों की दोनों टेंजेंट है। पहली बात तो टेंजेंट क्या होती है, जो किसी भी चीज़ को टेंजेंशियली छू के निकलती है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट, जो एंगल टेंजेंट के बीच में बने, ड्रॉन एट लिक्विड सरफेस। तो पहला जो टेंजेंट है जो खींचा जा रहा है वो कहाँ खींचा जा रहा है, लिक्विड की सरफेस पर, मतलब ये है लिक्विड की सरफेस, फ्री सरफेस यही है। अब इस पर टेंजेंट डाला है, देखो हालांकि आपको ये दिख रहा है सीधा, ये जो लेयर है वो आपको यहाँ पर सीधी दिख रही है, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से सीधी नहीं होती कभी भी, ठीक है। ये हमेशा कैसी होती है मैं आपको दिखा दूँ, कुछ ऐसे कर्व शेप में होती है, ऐसे कर्व शेप में, कुछ ऐसे शेप में होगी, ऐसे शेप में, ठीक है। ये लिक्विड मतलब ये मैंने यहाँ पर दिखाई है सीधी, लेकिन ये सीधी होती नहीं है एक्चुअल में, होती कैसी है, कव्ड। ये कव्ड क्यों होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन ट्राई करता है ना मिनिमम एरिया की, सरफेस एरिया जो हमारा फ्री सरफेस है उसका जो एरिया है वो मिनिमम हो जाए, तो उसकी वजह से हमें ये कव्ड दिखाई पड़ती है। तो ये कुछ कव्ड होगी, अब कुछ कव्ड होगी तो इस पर मैं टेंजेंट डालूंगा तो क्या आएगा, कुछ ऐसे टेंजेंट आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया एक टेंजेंट, एक टेंजेंट ये आ गया, ठीक है। ये है मेरा जो मैंने आपका ग्लास ट्यूब डाली थी, ठीक है, जो भी है ये डाली थी मैंने, ठीक है। अब पहला टेंजेंट तो ये आ गया। अब एक पहला टेंजेंट इसने बोला था टेंजेंट ड्रॉन एट लिक्विड सरफेस, तो लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट डल गया एट सॉलिड सरफेस। और एक हमें क्या डालना है, इनसाइड द लिक्विड, जो भी इनसाइड द लिक्विड मतलब जो भी लिक्विड के इनसाइड जो सॉलिड सरफेस है एक टेंजेंट उस पर डालना है। तो इस पर टेंजेंट क्या आएगा, ऐसे, ये दो टेंजेंट आए, तो इनके बीच में जो एंगल बनना है उसे कहेंगे थीटा। मैं इसे दोबारा बता दूँ, ये कुछ ऐसे बनेगा, एक टेंजेंट ये आई है, ठीक है, जो कि है लिक्विड सरफेस पे, और एक टेंजेंट ये आई है जो कि है सॉलिड सरफेस पे, ठीक है। और इन दोनों टेंजेंटों के बीच में क्या बनेगा, हमारा थीटा एंगल। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा समझा दूँ, देखो यहाँ देख लो, जैसे कि मान के चलो ये एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ये मैं डैश कर देता हूँ, ये एक सॉलिड सरफेस है और ये हमारी कोई भी लिक्विड की ड्रॉपलेट है फॉर एग्जांपल। तो अब मुझे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, तो मुझे क्या करना है, एक तो मुझे टेंजेंट डालना पड़ेगा इस सॉलिड सरफेस पर, और एक टेंजेंट डालना पड़ेगा इस लिक्विड ड्रॉपलेट पर, ठीक है, कि जो फ्री सरफेस है उस पर, फ्री सरफेस ऊपर वाली तो होगी उस पर। तो वो जो टेंजेंट दोनों जो एंगल सबटेंड करेंगे वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो देखो इस पर मैंने टेंजेंट डाला है कुछ इस डायरेक्शन में, और इस जो हमारी ये ड्रॉपलेट है मतलब जो पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट है ये, ठीक है, तो इस पर जो टेंजेंट डलेगा वो कुछ ऐसे डलेगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर जो ड्रॉपलेट है पानी की वो कुछ ऐसी है, ठीक है, ओके। ये एक सॉलिड सरफेस है, तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दो टेंजेंट के बीच का एंगल, ठीक है। तो एक टेंजेंट तो डलेगी आपकी सॉलिड सरफेस पर, ठीक है, सॉलिड सरफेस पर टेंजेंशियली हम एक टेंजेंट डालेंगे, और एक टेंजेंट हम डालेंगे इस वाटर ड्रॉपलेट पर, तो जो कि कुछ इस डायरेक्शन में डलेगी, ठीक है। इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो आई होप अब आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं एक बार और डेफिनेशन रिपीट करूँगा, देन हम आगे चलेंगे। द एंगल सबटेंड, जो एंगल सबटेंड हो मतलब कि बने बिटवीन द टेंजेंट्स, टेंजेंट के बीच में, ठीक है, मतलब ये जो एंगल होता है वो टेंजेंट्स के बीच में होता है। अब सुनो टेंजेंट्स कौन सी हैं, ड्रॉन एट लिक्विड सरफेस, एक टेंजेंट वो जो लिक्विड सरफेस पर डाली जाएगी, मतलब जो लिक्विड है जो भी हम लिक्विड लेके चल रहे हैं उसकी जो फ्री सरफेस है उस पर डाली जाएगी एट सॉलिड सरफेस, और एक डाली जाएगी सॉलिड सरफेस पर, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड। अब यहाँ पे इनसाइड द लिक्विड था तो इनसाइड द लिक्विड, वरना एक डाली जाएगी सॉलिड सरफेस पर, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट हो रहा होगा इन दोनों का, ठीक है, ये
ये कॉन्टैक्ट हो रहा है ना यहाँ पर, इस कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और उसे हम क्या कहेंगे, थीटा से डिनोट करेंगे। आई थिंक आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है यानी कि जो थीटा है वो डिपेंड करता है किस पर, लिक्विड पर, नेचर ऑफ लिक्विड पर, कि लिक्विड का नेचर कैसा है, एंड सॉलिड कॉन्टैक्ट और अदर लिक्विड और गैसेस। और वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, और वो डिपेंड करता है कि वो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बन किसके साथ रहा है। कहने का मतलब ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब कि उस लिक्विड का नेचर क्या है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो लिक्विड है, ठीक है, ये जो लिक्विड है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल वो किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है, या गैसेस के कांटेक्ट में आ रहा है, तब बनना है ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर, और दूसरा करता है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, सॉलिड कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। इन दो बातों पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा मैं आपसे कहूँ एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो कि हमारा जिसे हम समझते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से, ठीक है। तो चलेगा, वो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, उसे देख लेते हैं। तो क्या है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी आप कह सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कार सरफेस विल गेट वेटेड व्हेन वाटर इज अप्लाइड टू द सरफेस। अब आपने कभी देखा होगा जब भी आप पानी डालते हो किसी कार वगैरह की सरफेस पर, कार वगैरह की बॉडी पर, आप धोते होगे उसे, ठीक है, तो वो क्या है, वेट हो जाती है। क्या हो जाती है, वेटेड हो जाती है, मतलब कि गीली हो जाती है। मतलब कि आपने पानी डाला किसी कार वगैरह की सरफेस पे और वो कार क्या गीली हो जाती है, ठीक है। इफ़ बिफोर अप्लाइंग वाटर, अब आप ये कीजिएगा कि आप पानी मत डालिएगा कार पर, ठीक है, कार की सरफेस पर पानी मत डालिएगा। वैक्सिंग इज़ डन टू द कार सरफेस। आप कार पर पहले क्या कीजिएगा, वैक्सिंग कर दीजिएगा। वैक्सिंग का मतलब है उस पर मोम लगा दीजिएगा, मोम, ठीक है, मोम लगा दीजिएगा, ठीक है। एंड देन वाटर इज अप्लाइड, फिर आप वाटर को अप्लाई कीजिएगा, मतलब तब आप कार के ऊपर पानी डालिएगा। द कार सरफेस विल नॉट गेट इट, तो आप पाएंगे कि जो कार का सरफेस है वो इस बार गीला नहीं होगा। विल नॉट गेट वेटेड मतलब कि वो गीला नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज, अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। ये हुआ है कॉन्टैक्ट एंगल के चेंज होने की वजह से। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो एक्टिविटी अभी हमने देखी कि कार की जो सरफेस है वो पहले गीली हो रही थी पानी डालने पर, लेकिन जैसे ही हमने वैक्सिंग कर दी फिर पानी डाला तो वो गीली नहीं हो रही सरफेस। तो इसलिए ये इसलिए हो रहा है, ये हो रहा है कॉन्टैक्ट एंगल की चेंज होने की वजह से, ठीक है। फ्रॉम बीइंग स्मॉलर देन 90 डिग्री टू लार्जर देन 90 डिग्री। हुआ क्या, जब हमने वैक्सिंग नहीं करी थी तो जो कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा था पानी का और कार की सरफेस के बीच में वो बन रहा था लेस देन 90, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो कार थी वो वेट हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने वैक्सिंग कर दी और फिर पानी को डाला तो अब जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो बनेगा किसके बीच में, वैक्सिंग मतलब वैक्स मोम के बीच में और बनेगा वाटर के बीच में, जो कि है लार्जर देन दी 90, ठीक है, यानी कि वो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, मतलब वो 90 से बड़ा है। तो इस केस में हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो गया है। होना चाहिए था 90 से छोटा, लेकिन हो गया है वो 90 से बड़ा, जिसके कारण से जो हमारी कार का जो सरफेस है वो गीली नहीं हो रही है। इन इफेक्ट द वैक्सिंग चेंज द नेचर ऑफ द सॉलिड सरफेस। हम कह सकते हैं कि जो वैक्सिंग है उसने हमारी जो सॉलिड सरफेस है उसका नेचर को चेंज कर दिया है, कॉन्टैक्ट एंगल बड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी जो कार है वो वेटेड नहीं हो रही है, गीली नहीं हो रही है, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश भी करी है कि ये वेटेड सरफेस है और ये मैंने वाटर डाला, तो उस केस में जो एंगल बना वो क्या है, हमारा लेस देन है 90 से, ठीक है, 90 से लेस देन है, इसलिए जो है वेट हो गई सरफेस, मतलब कि सरफेस गीली हो गई। अगर हमारा कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा हो जाता है 90 से किसी भी केस में, तो हमारी जो सरफेस है वो वेट नहीं होती। जैसे ही हमने अप्लाई कर दी वैक्सिंग, ठीक है, फिर हमने देखा, हमने मोम डाल दिया, फिर हमने देखा तो जो एंगल बनाया वो क्या बनाए, वाटर टेबलेट और नॉन वेटेड सरफेस के बीच में क्या बनाए, मतलब कि तो आपने देखा कि हमारी सरफेस वेट कब हुई, जब हमारी जो सरफेस है वो क्या है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है। सो बिकॉज इन इफेक्ट वैक्सिंग चेंज द नेचर ऑफ द सॉलिड सरफेस। तो ये हुआ क्यों है, क्योंकि जो हमने वैक्सिंग करी थी उसने हमारी जो सॉलिड सरफेस है उसका क्या है, नेचर को बदल दिया है, ठीक है। जहाँ एंगल होना चाहिए था स्मॉलर देन 90, अब वो हो गया है ग्रेटर देन 90। तो स्मॉलर देन 90 के केस में सरफेस वेट होती है, ठीक है, जबकि ग्रेटर देन 90 के केस में सरफेस हमारी वेट नहीं होती है। उस चीज़ को मैंने यहाँ डायग्राम की फॉर्म में भी दिखाया हुआ है कि ये हमारी सरफेस है, कार सरफेस है, उस पर जब हमने पानी डाला उन दोनों के बीच में एंगल क्या था, 90 से कम था, तो हमारी जो सरफेस है वो वेटेड हो गई,
गीली हो गई। लेकिन जब हमने पानी डाला कार सरफेस पर, ठीक है, और वैक्सिंग लगाने के बाद, ठीक है, वैक्सिंग करने के बाद तो हमने देखा कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कैपिटल हो गया 90 से, मतलब कि 90 डिग्री से मोर हो गया, ज़्यादा हो गया। ओके, तो हमारी जो सरफेस है वो कैसी होगी, नॉन वेटेड, मतलब कि वो गीली नहीं हुई। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोला गया है, एक दो इंपॉर्टेंट बात और है, फिर ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है, ठीक है। तो पहला है, देखो, फॉर लिक्विड्स सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, डिक्रीज़ होता है। क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे हमारा जो सरफेस टेंशन है वो कम होता जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। कम क्यों होता है, क्योंकि ये होता है कोहेशन फोर्स की वजह से। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो उनके बीच में जो कोहेशन फोर्स था वो क्या है, डिक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस टेंशन है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है। तो यही कारण है कि लिक्विड के अंदर जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज़ होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, नाउ अगला पॉइंट क्या है, स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर स्पेरिकल ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। आपने देखा होगा जो पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ जो लिक्विड की ड्रॉपलेट होती हैं वो स्पेरिकल शेप में आ जाती हैं, या फिर मैं कहूँ एक स्पेयर शेप में आ जाती हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपके सरफेस टेंशन की वजह से। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि स्पेरिकल शेप में जो होता है ड्रॉपलेट का जो एरिया है वो सबसे कम होता है, और जो सरफेस टेंशन है वो चाहता ही ये है कि जो हमारी सरफेस बने उसका जो एरिया वो क्या हो, मिनिमाइज़ हो, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो जो स्पेरिकल शेप होती है वो मिनिमाइज एरिया वाली शेप होती है, इसलिए हमारी जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, रेन ड्रॉप्स वगैरह जो होती हैं वो स्पेरिकल शेप में हमें नज़र आती हैं। किसकी वजह से, स्पेरिकल शेप में आ जाती हैं, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, ज़रा ध्यान दें, ड्यू टू सरफेस टेंशन प्रेशर चेंज अकर्स प्रेशर चेंज अकर्स अक्रॉस ए कव्ड इंटरफेस। कहने का मतलब ये है कि जब भी कव्ड इंटरफेस बनेगा, फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन की वजह से हमारी जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो स्पेरिकल हो जाती है, यानी कि ये कव्ड आ गई, कव्ड शेप बन गई, तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है। प्रेशर चेंज होता है कहने का मतलब अंदर कुछ अलग प्रेशर होगा और बाहर कुछ अलग प्रेशर होगा, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कुछ अलग होगा और इंटरनल प्रेशर जो होगा वो कुछ अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर है वो चेंज होता है अक्रॉस ए कव्ड इंटरफेस। मतलब जो कव्ड इंटरफेस है, कोई भी कर्व इंटरफेस बनेगा, जैसे कि यहाँ कव्ड इंटरफेस बनना है ना, तो प्रेशर चेंज होगा किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों की दोनों डिफर होंगे। सो आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए। अब हमें कुछ एक दो बात और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें याद रखनी है, वो और देखनी है, देन हम अपनी इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके, तो गाइस ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि सरफेस टेंशन से रिगार्डिंग जो कि हमें याद रखनी है। ये याद हमें इसलिए रखनी है क्योंकि ये सारी बातों का यूज़ होगा किस में, आपकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या हैं ये बातें। तो पहला पॉइंट है, देखो, फॉर एयर वाटर इंटरफेस। जब भी हम एयर और वाटर इंटरफेस की बात करेंगे, मतलब कि एयर और वाटर इंटरफेस जब भी बनेगा तो उस समय जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, आपको याद रखनी है, सिग्मा इक्वल्स टू 0.073 न्यूटन पर मीटर। ओके, जब भी एयर वाटर इंटरफेस की बात होगी तो इस केस में जो सिग्मा होगा, यानी कि जो सरफेस टेंशन होगा, वो इसकी वैल्यू होती है बराबर किसके, 0.073 न्यूटन पर मीटर के, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस। अगर मैं वाटर ग्लास इंटरफेस की बात करूँ, ठीक है, तो उस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये कुछ स्पेशल केस हैं जो आपको याद रखने हैं। मतलब कि जब भी आप वाटर और ग्लास इंटरफेस की बात करेंगे, जब भी पानी और ग्लास का इंटरफेस बनेगा तो उस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, फॉर एयर मरकरी इंटरफेस। अगर एयर मरकरी इंटरफेस बने तो उस केस में जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा इक्वल्स टू 0.480 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है एयर मरकरी इंटरफेस में। मतलब कि जब भी एयर और मरकरी का इंटरफेस बनेगा, जब भी ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे तो जो इंटरफेस बनेगा उस समय सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0.480 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फॉर मरकरी ग्लास इंटरफेस, अगर वहीं मैं बात करूँ मरकरी और ग्लास इंटरफेस की, तो उस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल है हमारा वो क्या होता है, थीटा 130 डिग्री होता है। कितना होता है, 130 डिग्री होता है हमारा कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। किसके लिए, फॉर मरकरी ग्लास इंटरफेस के लिए, ठीक है। तो दो जगह आपको कॉन्टैक्ट एंगल याद रखना है, एक तो आपको वाटर ग्लास इंटरफेस में 0 डिग्री, और एक आपको याद रखना है मरकरी ग्लास इंटरफेस में जो कि आपका होता है 130 डिग्री, ठीक है। और दो जगह आपको याद रखना है आपको सिग्मा की वैल्यू,
पहली है एयर वाटर इंटरफेस जो कि होती है आपकी सिग्मा इक्वल्स टू 0.073 न्यूटन पर मीटर, और एक है आपकी एयर मरकरी इंटरफेस के लिए जो कि कितनी है 0.480 न्यूटन पर मीटर सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ 4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है गाइस ताकि आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से बना पाएँ, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में या हमें गिवन भी होती हैं और कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हमें गिवन नहीं होती हैं। तो गिवन नहीं होती हैं तो अगर हमें याद होंगी तो हम अपनी तरफ से ही उन चीज़ों को पुट कर लेंगे और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस आई थिंक आपको ये वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी सारी चीज़ें समझाई हैं वो आपको क्लियरली समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई इस वीडियो से रिगार्डिंग डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।